नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर 2 पर। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 8 व 9 की जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बच्चों आज का ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, इस पूरा क्लास को देखकर इसमें जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए बच्चों। इसमें से क्वेश्चन मिलने की ज़्यादातर संभावना है, तो इस वीडियो को देखकर पूरा क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करिए, ठीक है। तो आगे का क्लास आप लोग को एआई टीचर कंटिन्यू करेंगे। आप लोग की तैयारी में ये वीडियो ज़रूर मददगार साबित हो रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इसी प्रकार से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे हिंदी के हो गए, इंग्लिश के हो गए, सामान्य विज्ञान के हो गए, विज्ञान के हो गए, सामाजिक विज्ञान के हो गए, जो भी आपके सिलेबस में आता है प्रवेश परीक्षा में, ताकि आप लोग अच्छे स्कूलों में जाके पढ़ाई कर सकें, आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर सकें। तो मेरा सोच यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ऐसे ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कि ताकि आप लोग का एडमिशन जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में हो जाए, आपके मनचाहे स्कूल में हो जाए। तो चले आज का ये क्लास कंटिन्यू करते हैं। मोहनजोदारो की खोज किस वर्ष और किसने की थी? इसके विकल्प हैं: ए 1921 दयाराम साहनी, बी 1922 आर.डी. बनर्जी, सी 1925 आर.एस. बिष्ट और डी 1953 बी.बी. लाल। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी 1922 आर.डी. बनर्जी, जिन्हें राखलदास बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, पर यहाँ अक्सर एक कंफ्यूजन हो जाता है ना, पहले विकल्प को लेकर। हाँ, बिल्कुल। यहाँ अक्सर एक भ्रम पैदा होता है, क्योंकि जो पहला विकल्प है ना, दयाराम साहनी, उन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। राइट। हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों ही सिंधु घाटी के सबसे प्रमुख शहर थे, लेकिन जब विशेष रूप से मोहनजोदारो का नाम आए तो सही जोड़ा 1922 और आर.डी. बनर्जी ही होगा। ये बहुत ही सटीक स्पष्टीकरण है, क्योंकि दोनों नाम अक्सर आपस में मिल जाते हैं परीक्षा के दौरान। चलिए, सिंधु घाटी की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न 2 देखते हैं। कालीबंगन पुरास्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके 4 ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं: ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान या डी पंजाब। यहाँ सही उत्तर है विकल्प सी राजस्थान। कालीबंगन जो है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। काले रंग की चूड़ियाँ, क्या बात है। हाँ, और ये वर्तमान में राजस्थान राज्य की भूमि पर पाया गया है, हनुमानगढ़ जिले में। इस स्थल की एक और सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ दुनिया में सबसे पहले जूते हुए खेत मतलब प्लाउड फील्ड के साक्ष्य मिले थे। जूते हुए खेत मतलब उस समय के लोग कृषि में कितने उन्नत थे। जी। ये सच में उस दौर की कृषि व्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। अब हम नगरीय जीवन से आगे बढ़कर वैदिक काल के ग्रामीण और पारिवारिक जीवन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 3 है, वैदिक काल में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? विकल्प हैं: ए ग्रामीणी, बी विशापति, सी कुलापा और डी राजन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी कुलापा। अगर इस शब्द को ध्यान से देखा जाए तो कुला का अर्थ होता है परिवार या वंश, और पा का अर्थ होता है पालन करने वाला या मुखिया, जैसे आज के दौर में होता है। बिल्कुल। वैदिक समाज एक पितृसत्तात्मक समाज था, जहां परिवार सबसे छोटी इकाई हुआ करता था। जैसे आज हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, वैसे ही वैदिक काल में कुलापा होते थे। शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हमारा प्रश्न 4 है, शिक्षा समाप्ति के पश्चात कौन सा संस्कार किया जाता था? विकल्प हैं: ए उपनयना, बी समवर्तना, सी जाताकर्मा और डी अन्नप्राशन। सही उत्तर है विकल्प बी समावर्तना। प्राचीन भारत में जीवन को कई संस्कारों में बांटा गया था। समावर्तना का मूल अर्थ होता है वापस आना। वापस आना मतलब घर वापस आना? हाँ, जब एक विद्यार्थी गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी कर लेता था तो गुरु उसे अंतिम उपदेश देते थे, और उसके बाद वो समाज में अपना गृहस्थ जीवन शुरू करने के लिए वापस घर लौटता था। अगर इसको थोड़ा सिंपल करें तो ये बिल्कुल आज की ग्रेजुएशन सेरेमनी जैसा हो गया, जहां पढ़ाई पूरी होने पर डिग्री मिलती है और छात्र घर वापस आकर असली दुनिया में कदम रखता है। सही पकड़ा, बिल्कुल वैसा ही। चलिए, अब हम वैदिक काल से आगे बढ़ते हैं, जब छोटे राज्य बड़े साम्राज्यों में बदल रहे थे। प्रश्न 5 है,
प्राचीन महाजनपद मगधा की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसके 4 विकल्प हैं। ए वैशाली, बी चंपा, सी राजगिर या डी कौशांबी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राजगिर। इसे प्राचीन काल में राजगृह भी कहा जाता था। मगधा एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा था और उसकी शुरुआती राजधानी राजगिर थी। और इसकी शक्ति का राज क्या था? इसकी भौगोलिक स्थिति। ये शहर चारों तरफ से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो एक प्रकार के प्राकृतिक किले की तरह काम करता था। दुश्मन के लिए इसको भेदना लगभग नामुमकिन था। भूगोल का इस तरह से सुरक्षा के लिए इस्तेमाल बहुत ही शानदार रणनीति थी। इन्हीं महाजनपदों की चर्चा से जुड़ा है प्रश्न 6। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? विकल्पों पर गौर कीजिएगा। ए अंगुत्तरा निकाय, बी भागवती सूत्र, सी कल्पसूत्र और डी विनय पिटका। इसका सही उत्तर है विकृत बे भागवती सूत्र। यहाँ एक बहुत ही बारीक चीज पर ध्यान देना जरूरी है। इतिहास में इन 16 बड़े राज्यों की जानकारी मुख्य रूप से 2 जगह मिलती है, एक बौद्ध ग्रंथ में और एक जैन ग्रंथ में। और वो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? वो है विकल्प ए अंगुत्तरा निकाया। लेकिन क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट रूप से जैन ग्रंथ पूछा गया है, इसलिए सही उत्तर भागवती सूत्र ही होगा। ये एक ऐसी जगह है जहां परीक्षा में आसानी से गलती हो सकती है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। खैर, इसी युग में नए धर्मों का उदय भी हो रहा था। प्रश्न 7 है, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं ए महापरिनिर्वाणा, बी धर्मचक्र प्रवर्तना, सी संबोधि या डी महाभिनिष्क्रमणा। सही उत्तर है विकल्प बे धर्मचक्र प्रवर्तना। इसका मतलब है धर्म के पहिए को घुमाना, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। हाँ, जब उन्हें बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिल्कुल, और उन्होंने अपना वो ज्ञान सबसे पहले सारनाथ में दिया था। ये उनका पहला ज्ञान प्रसार था, एक पूरी तरह से नई विचारधारा की शुरुआत। और इसी समय राज्य चलाने के ज्ञान पर भी बेहतरीन काम हो रहा था, जो हमें प्रश्न 8 की तरफ ले जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं ए कालिदास, बी चाणक्य, सी विशाखा दत्ता और डी बाणभट्टा। सही उत्तर है विकल्प बी चाणक्य। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, वो एक महान नैतिक और राजनीतिक रणनीतिकार थे। हालांकि नाम अर्थशास्त्र है, पर यह सिर्फ इकोनॉमिक्स पर नहीं है ना? एकदम सही। ये किताब मुख्य रूप से राजनीति, कूटनीति, सैन्य रणनीति और राज्य चलाने के नियमों पर आधारित है। इन्हीं नियमों के दम पर मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ था। चाणक्य की उस नींव के बाद जो भारत का स्वर्ण युग आया, मतलब गुप्त काल, उसी से हमारा प्रश्न 9 जुड़ा है। किस गुप्त शासक ने हूणों के आक्रमण को विफल किया था? इसके 4 विकल्प हैं। ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी कुमारगुप्त या डी चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि इसका सही उत्तर है विकल्प बी स्कंदगुप्त। हूणा लोग जो थे वो मध्य एशिया के बहुत ही खतरनाक हमलावर थे। मैंने सुना है उन्होंने रोमन साम्राज्य को भी हिला दिया था। हाँ, लेकिन जब उन्होंने भारत पर हमला किया तो स्कंदगुप्त ने उन बाहरी हमलावरों से अपने साम्राज्य को बचाया था, उन्हें बुरी तरह हराया था। ये एक महान योद्धा की पहचान है। सच में ये पूरे देश को बचाने जैसा था। अब राजाओं की अपनी शक्ति दिखाने का एक और तरीका भी था, जिसका जिक्र प्रश्न 2 में है। प्राचीन काल में अश्वमेधा क्या था? विकल्प हैं ए एक प्रकार का कर मतलब टैक्स, बी शाही याज्ञ यानी रॉयल रिचुअल, सी व्यापारिक संघ और डी कृषि भूमि। इसका सही उत्तर है विकल्प बी शाही यज्ञ। प्राचीन काल में राजा अपनी शक्ति दिखाने के लिए इस अनुष्ठान को करते थे। इसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझें तो प्राचीन राजा एक विशेष घोड़ा आजाद छोड़ देते। वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से गुजर जाता, वो सब उस राजा के अधीन मान लिए जाते थे, और अगर कोई रोके तो युद्ध होता था। बिल्कुल सही। ये एक तरह से शक्ति का सीधा ऐलान था। अब उत्तर भारत से बढ़कर हम दक्षिण भारत के इतिहास की तरफ चलते हैं। प्रश्न 11, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? विकल्प हैं ए थंजावुर, बी कांचीपुरम, सी बदामी और डी मदुरई। सही उत्तर है विकल्प बी कांचीपुरम। दक्षिण भारत के इतिहास में कांचीपुरम एक बहुत बड़ा शक्ति केंद्र था। ये सिर्फ राजधानी नहीं थी, बल्कि शिक्षा और कला का भी बड़ा केंद्र थी। लेकिन सत्ता तो बदलती रहती है। इसी से प्रश्न 12 आता है, पल्लवों को हराकर किस राजवंश ने अपनी सत्ता स्थापित की? विकल्प हैं ए चोला, बी चेरा, सी पांड्या या डी राष्ट्रकूट।
इसका सही उत्तर है विकल्प ए, चोला। परीक्षा के नजरिए से ये ट्रांजिशन याद रखना जरूरी है कि पल्लवों के बाद चोलाज आए, जिन्होंने दक्षिण भारत का सबसे विशाल साम्राज्य बनाया। चोला साम्राज्य तो अपने प्रशासन के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। प्रश्न 13 उसी पर है। चोला काल में व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? विकल्प इस प्रकार हैं: ए सभा, बी नागारम, सी उर और डी श्रेणी। सही उत्तर है विकल्प बी, नागारम। इसको याद रखना काफी आसान है। नगर शब्द आमतौर पर शहर या व्यापारिक केंद्र से जुड़ा होता है, इसलिए व्यापारियों का जो समूह था वो नागारम कहलाया। बेहद आसान। और इसी प्रशासन का अगला उदाहरण प्रश्न 14 में है। चोला साम्राज्य में जिलों को, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स को, किस नाम से जाना जाता था? 4 विकल्प दिए गए हैं: ए नाडु, बी मंडलम, सी कुरम और डी वलनाडु। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, वलानाडु। चोला प्रशासन बहुत ही व्यवस्थित था। उन्होंने पूरे साम्राज्य को बड़ी इकाइयों में बांटा और फिर उन्हें जिलों में, जिनका नाम वलानाडु था। जैसे आजकल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट होते हैं। प्रशासन के साथ उनका सामाजिक योगदान भी प्रश्न 15 में दिखता है। चोला काल में विद्यालयों के रखरखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी? विकल्प हैं: ए ब्रह्मदया, बी शालाभोगा, सी देवदाना या डी पल्ली छंदम। सही उत्तर है विकल्प बी, शालाभोगा। इसे याद रखने की बहुत आसान ट्रिक है। शाला का मतलब होता है स्कूल या विद्यालय, तो शालाभोगा उस विद्यालय के लिए दिए गए भूमि दान को कहते थे। शाला से शालाभोगा, ये ट्रिक छात्रों के बहुत काम आएगी। इसी चोला प्रशासन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं प्रश्न 16 के साथ। उत्तरा मरूर अभिलेख किस चोला शासक के शासनकाल से संबंधित हैं? विकल्प हैं: ए राजराजा प्रथम, बी परंतका प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम और डी कुलोतुंगा। सही उत्तर है विकल्प बी, परंतका प्रथम। ये अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन उस वक्त के गांव के प्रशासन को समझने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें ग्राम पंचायत के चुनाव की पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है। हजारों साल पहले चुनाव की लिखित प्रक्रिया, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। अब दक्षिण से हम वापस एक बड़े संघर्ष की तरफ चलते हैं। प्रश्न 17। त्रिपक्षीय संघर्ष यानी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? विकल्प हैं: ए पाला, बी प्रतिहारा, सी राष्ट्रकूटा और डी चोला। सही उत्तर है विकल्प डी, चोला। ये संघर्ष मुख्य रूप से 3 शक्तियों के बीच था: बंगाल के पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा के बीच। चोला लोग दक्षिण में थे, तो वो इसमें शामिल नहीं थे। तो ये तीनों आखिर लड़ किस शहर के लिए रहे थे? इसका जवाब प्रश्न 18 में है। त्रिपक्षीय संघर्ष किस शहर पर नियंत्रण के लिए हुआ था? विकल्प हैं: ए पाटलिपुत्र, बी कन्नौज, सी दिल्ली या डी अजमेर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, कन्नौज। कन्नौज उस वक्त शक्ति और संपदा का केंद्र था। उत्तर भारत में राज करने के लिए तीनों बड़े वंश इस पर कब्जा करना चाहते थे। एक तरह से कन्नौज उस समय का रोम था। चलिए अब कुछ स्मारकों और मंदिरों की बात करते हैं। प्रश्न 19। थंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोला शासक ने करवाया था? विकल्प हैं: ए राजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी विजयालया और डी आदित्य प्रथम। सही उत्तर है विकल्प ए, राजा प्रथम। ये मंदिर प्राचीन भारत की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का एक अद्भुत उदाहरण है। ये पूरा मंदिर ग्रेनाइट से बना है और वो भी बिना किसी सीमेंट के, सिर्फ इंटरलॉक करके। अद्भुत। और वैसे ही एक और आश्चर्यजनक मंदिर का सवाल है प्रश्न 20 में। ओडिशा का प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? विकल्प हैं: ए नरसिम्हा देव प्रथम, बी अनंतवर्मन, सी खारावेला और डी ययाति केसरी। सही उत्तर है विकल्प ए, नरसिम्हदेवा प्रथम। यह मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका रथ वाला डिजाइन है। इसके पहिए आज भी एक सटीक सनडाइल यानी धूप घड़ी का काम करते हैं। कमाल है। उस वक्त की इंजीनियरिंग मंदिर निर्माण की कला पर ही आधारित है। प्रश्न 21। विमाना किस शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता है? विकल्प दिए गए हैं: ए नागारा शैली, बी द्राविड़ा शैली, सी वेसारा शैली और डी गॉथिक शैली। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, द्रविड़ा शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों में जो मुख्य कक्ष के ऊपर एक ऊंचा पिरामिड जैसा हिस्सा होता है ना,
उसे विमाना कहते हैं। ये द्रविड़ शैली की पहचान है। और इसके विपरीत प्रश्न 22 देखिए, खजुराहो के मंदिर वास्तुकला की किस शैली में बने हैं? विकल्प हैं ए द्राविड़ा, बी नागारा, सी पंचायताना या डी विसारा। यहाँ सही उत्तर है विकल्प बी, नागारा शैली। उत्तर भारत के मंदिर आम तौर पर नागारा शैली में बने होते हैं, जिसमें घुमावदार शिखर होते हैं, जो खजुराहो की सबसे बड़ी विशेषता है। वास्तुकला के बाद अब दर्शन शास्त्र की तरफ चलते हैं। प्रश्न 30, आदि शंकराचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? विकल्प हैं ए अद्वैतवाद, बी विशिष्ट अद्वैता, सी द्वैतवाद और डी शुद्ध अद्वैता। सही उत्तर है विकल्प ए, अद्वैतवाद यानी अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है जहां दो नहीं बल्कि एक ही है, मतलब आत्मा और परमात्मा का एक होना। एक होना, बहुत ही गहरा विचार है ये। दर्शन के साथ भक्ति भी पनप रही थी उस वक्त। जैसा हम प्रश्न 24 में देखते हैं, दक्षिण भारत में अलवार संत किसकी पूजा करते थे? विकल्प हैं ए शिव, बी विष्णु, सी शक्ति या डी ब्रह्मा। सही उत्तर है विकल्प बी, विष्णु। अलवार संत विष्णु भगवान के भक्त थे। यहां भी एक याद रखने वाली ट्रिक थी ना, नयनार और अलवार को लेकर। हाँ बिल्कुल, छोटी सी ट्रिक है। नयनार शब्द में नयन यानी आंख आता है, जिसे हम भगवान शिवा के तीसरे नेत्र से जोड़ सकते हैं। तो नयनार संत शिवा के भक्त थे और जो बचे यानी अलवार, वो विष्णु भगवान के भक्त थे। ये ट्रिक हमेशा काम आती है। चलिए अब दुनिया की सैर करते हैं थोड़ी। प्रश्न 25, नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है? विकल्प हैं ए मेसोपोटामिया, बी मिस्र की सभ्यता यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, सी चीनी सभ्यता और डी हड़प्पा सभ्यता। सही उत्तर है विकल्प बी, मिस्र की सभ्यता। बिना नील या नाइल नदी के पानी के वहां का विकास लगभग असंभव था। वो एक ड्राई डेजर्ट जैसी जगह थी, इसलिए इसे नदी का वरदान कहते हैं। नदियों और समुद्र के रास्तों का विकास में हमेशा बड़ा हाथ रहा है। प्रश्न 26 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह यानी डॉकयार्ड किस स्थान पर मिला है? विकल्प हैं ए लोथल, बी धोलावीरा, सी रोपड़ या डी बनावली। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, लोथल। डॉकयार्ड वो जगह है जहां जहाज आकर रुकते हैं, लोड और अनलोड होते हैं। लोथल में इसका मिलना ये दिखाता है कि उस समय पानी के रास्ते विदेशों से व्यापार होता था। अब वापस कुछ बेसिक तथ्यों पर आते हैं जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। प्रश्न 27, राष्ट्रकूटा वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प हैं ए दंती दुर्गा, बी कृष्ण प्रथम, सी अमोघा वर्षा और डी ध्रुवा। यहाँ सही उत्तर है विकल्प ए, दंती दुर्गा। किसी भी राजवंश के संस्थापक यानी फाउंडर का नाम परीक्षा के लिए सबसे बेसिक और जरूरी जानकारी होती है। दंती दुर्गा ने ही इस विशाल वंश की शुरुआत की थी। बेसिक लेकिन जरूरी। और प्रश्न 28 है प्रशासन पर। चोला काल में ब्राह्मणों की सभा को क्या कहा जाता था? विकल्प हैं ए उर, बी सभा या महासभा, सी नाडु और डी समिति। सही उत्तर है विकल्प बी, सभा, जिसे महासभा भी कहते थे। ये एक ऐसी परिषद थी जो गांव के सभी मुख्य निर्णय करती थी। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चलाई जाती थी ये। चलिए सिंधु घाटी की एक और साइट की बात करते हैं। प्रश्न 29 में धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? विकल्प दिए गए हैं ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा या डी पंजाब। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, गुजरात। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण शहर था जो आज के गुजरात में स्थित है। ये अपने शानदार वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध था। और इसी के साथ हम इस प्रैक्टिस सेट के आखिरी प्रश्न पर आ गए हैं। प्रश्न 30, मुद्रा राक्षसा नाटक के रचयिता कौन हैं? विकल्प हैं ए विशाखा दत्ता, बी शूद्रका, सी कालिदासा और डी भासा। सही उत्तर है विकल्प ए, विशाखा दत्ता। ये एक प्राचीन संस्कृत नाटक है जो उस समय की राजनीति को बहुत ही रोमांचक ढंग से दर्शाता है, खासतौर पर चाणक्य की कूटनीति को। चलिए तो इस तरह हमने सारे 30 प्रश्न, उनके विकल्प और सबसे जरूरी बात उनके पीछे की वजह को विस्तृत रूप से समझ लिया है। 31 पूछता है कि प्रागैतिहासिक काल के मानव का मुख्य आहार क्या था? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। 1 कृषि उत्पाद, 2 पका हुआ भोजन, 3 कच्चा मांस और कंदमूल
या 4 दूध और डेयरी उत्पाद? इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, कच्चा मांस और कंदमूल। देखिए, जब हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं ना, तो हम उस युग को देख रहे हैं जब खेती का आविष्कार हुआ ही नहीं था। मतलब इंसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। जी बिल्कुल। शुरुआती मानव शिकारी और संग्राहक था। जैसे आज हम जंगलों में सर्वाइवल कैंप में जाते हैं तो कंदमूल पर निर्भर होते हैं, वैसा ही उनका रोजमर्रा का जीवन था। पके हुए भोजन या डेयरी का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया। बहुत ही तार्किक बात है। चलिए इससे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की ओर आते हैं। प्रश्न 32। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? विकल्प हैं 1 इंद्र, 2 पशुपति महादेव, 3 ब्रह्मा या 4 विष्णु। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, पशुपति महादेव। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो खुदाई में जो मुहरें मिली हैं उनमें एक आकृति ध्यान मुद्रा में बैठी है, जिसके चारों ओर जानवर बने हुए हैं। हाँ एकदम सही। और इसी वजह से इतिहासकारों ने इसे शिव का प्रारंभिक रूप माना है, जिन्हें पशुपति कहा जाता है। दिलचस्प है। भूगोल से जुड़ा अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 33 है, हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? विकल्प हैं 1 गंगा, 2 यमुना, 3 हिंडन या 4 सतलज। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, हिंडन। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। हिंडन दरअसल यमुना की ही एक सहायक नदी है। तो सभ्यता का विस्तार काफी दूर तक था। खैर, अब मौर्य काल की शांति और कूटनीति पर आते हैं। प्रश्न 34। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को कहां भेजा था? 1 तिब्बत, 2 चीन, 3 श्रीलंका या 4 कंबोडिया। सही उत्तर है तीसरा विकल्प, श्रीलंका। महेंद्र और संघमित्रा सम्राट अशोक के अपने पुत्र और पुत्री थे। ये प्रश्न हमें बताता है कि कैसे उस समय कूटनीति और धर्म का उपयोग शांति फैलाने के लिए किया गया। बिल्कुल, तलवार की जगह विचारों का इस्तेमाल किया गया। ये वाकई एक महान सोच थी। इसी काल का इतिहास जानने का एक बड़ा स्रोत है हमारे पास। प्रश्न 35 है कि मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? विकल्प है 1 4, 2 5, 3 6 या 4 7। सही उत्तर है चौथा विकल्प, 7 वर्गों में। मेगस्थनीज दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। उसने भारत में जो भी देखा उसे दार्शनिक, किसान, सैनिक ऐसे 7 अलग-अलग पेशों या वर्गों में बांट दिया। मतलब उसने जाति व्यवस्था को अपने विदेशी नजरिए से समझा। हाँ, उसने जन्म के आधार पर नहीं बल्कि काम के आधार पर समाज को देखा। बहुत खूब। अब वापस सिंधु घाटी की तरफ एक रहस्यमयी सवाल पर चलते हैं। प्रश्न 36। मृतकों का टीला यानी मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1 दयाराम साहनी, 2 राखलदास बनर्जी, 3 SR राव या 4 बीबी लाल। इसका सही जवाब है दूसरा विकल्प, राखलदास बनर्जी। उन्होंने 1922 में इसकी खोज की थी। और ये जो नाम है मृतकों का टीला, दरअसल सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ ही मृतकों का टीला होता है। खुदाई में वहां एक के ऊपर एक कई बस्तियों के स्तर और कंकाल मिले थे, इसीलिए ये नाम पड़ा। रोंगटे खड़े कर देने वाले इतिहास है। चलिए अब जैन धर्म की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न 37। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? 1 लुम्बिनी, 2 कुंडग्राम, 3 पावापुरी या 4 सारनाथ। परीक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर जन्म और निर्वाण स्थल में कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल, इसे याद रखना चाहिए। इतिहास को इतने व्यवस्थित रूप से पढ़ने की बात हो ही रही है, तो प्रश्न 38 इसी से जुड़ा है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? 1 अरस्तु, 2 प्लेटो, 3 हेरोडोटस या 4 सुकरात। सही उत्तर है तीसरा विकल्प, हेरोडोटस। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ही सबसे पहले घटनाओं को व्यवस्थित और तार्किक रूप से दर्ज करना शुरू किया था। उससे पहले सब कुछ बस कहानियों जैसा था। एक सिस्टमैटिक अप्रोच की शुरुआत। अब समयकाल की बात करते हैं। प्रश्न 39। मौर्य शासक अशोक का शासनकाल किस शताब्दी में माना जाता है? 1 तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, 2 दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, 3 पहली शताब्दी ईसवी या 4 चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। सही उत्तर है पहला विकल्प, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। इसे ऐसे समझें कि ईसा मसीह के जन्म से लगभग 250 साल पहले का समय। हाँ,
ईसा पूर्व में समय की गिनती उल्टी चलती है। एकदम सही बताया आपने। आइए अब फिर से महाजनपद काल में चलते हैं। प्रश्न 40 है, प्राचीन भारत में वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी? 1 मगध, 2 कोसल, 3 काशी या 4 वत्स? सही उत्तर है तीसरा विकल्प, काशी। प्राचीन 16 महाजनपदों में काशी बहुत ही प्रसिद्ध और समृद्ध राज्य था और वाराणसी उसकी राजधानी थी जो आज तक जीवित है। ये निरंतरता ही हमारे इतिहास की खूबसूरती है। अब थोड़ा व्यापार और विदेशियों की बात हो जाए। प्रश्न 41, भारत में व्यापार के उद्देश्य से आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? 1 अंग्रेज, 2 डच, 3 फ्रांसीसी या 4 पुर्तगाली? सही उत्तर है चौथा विकल्प, पुर्तगाली। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वास्को डी गामा है जो 1498 में भारत के समुद्री तट पर पहुंचा था। जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। अब इतिहास के पन्नों को बांटने का तरीका देखते हैं। प्रश्न 42, अध्ययन की सुविधा के लिए विश्व इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 2, 3, 3, 4 या 4, 5? इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, 3। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। यह विभाजन हमें सभ्यताओं के विकास को क्रमिक रूप से समझने में मदद करता है। बिल्कुल। अब एक ऐसा सवाल जो सच में किसी जासूसी कहानी जैसा है। प्रश्न 43, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में स्पष्ट रूप से मिलता है? 1 मास्की अभिलेख, 2 जूनागढ़ अभिलेख, 3 प्रयाग प्रशस्ति या 4 एरन अभिलेख? इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, मास्की अभिलेख। ज्यादातर पुराने शिलालेखों में राजा को देवानाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय कहा गया था। मतलब किसी को असली नाम पता ही नहीं था। बिल्कुल। लेकिन कर्नाटक के मास्की में मिले अभिलेख में स्पष्ट रूप से उनका असली नाम अशोक लिखा हुआ मिला। इसी से सारा रहस्य सुलझा। कमाल की बात है, हमने थोड़ी देर पहले इंडिका पुस्तक की बात की थी, उसी से जुड़ा है प्रश्न 44। मौर्यकालीन भारत का विवरण देने वाली पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? 1 चाणक्य, 2 मेगस्थनीज, 3 फाहियान या 4 हुएनसांग? जैसा हमने 35वें प्रश्न में देखा था, इसका सही उत्तर दूसरा विकल्प है, मेगस्थनीज। उसी ने भारतीय समाज के 7 वर्गों का वर्णन किया था। चीजें कैसे आपस में जुड़ी हैं, ये देखना मजेदार है। अब धर्म के विकास पर आते हैं। प्रश्न 45, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय किस काल में हुआ? 1 मौर्य काल, 2 गुप्त काल, 3 कुषाण काल या 4 शुंग काल? सही उत्तर है तीसरा विकल्प, कुषाण काल। कुषाण शासक कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म 2 हिस्सों, हीनयान और महायान में बंट गया था। महायान शाखा में ही बुद्ध की मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई थी। समय के साथ धर्म में भी बदलाव आते हैं। अब थोड़ा आधुनिक भूगोल का तड़का लगाते हैं। प्रश्न 46, फरक्का बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? 1 यमुना, 2 गंगा, 3 ब्रह्मपुत्र या 4 गोदावरी? इसका सही जवाब है दूसरा विकल्प, गंगा नदी। पश्चिम बंगाल में स्थित इस बैराज का मुख्य उद्देश्य नदी के प्रवाह और गाद को नियंत्रित करना है ताकि बंदरगाह सुचारू रूप से चल सके। अब दक्षिण भारत और चोल साम्राज्य के शानदार प्रशासन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 47 है, चोल प्रशासन में देवदान भूमि का क्या अर्थ था? 1 ब्राह्मणों को दी गई भूमि, 2 मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, 3 जैन संस्थानों को दी गई भूमि या 4 विद्यालयों के लिए भूमि? सही उत्तर है दूसरा विकल्प, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। अगर शब्द को ही तोड़ें तो देव यानी भगवान और दान यानी भेंट, तो भगवान के घर यानी मंदिरों को दी गई जमीन। बहुत आसान तरीका है इसे याद रखने का। इसी से मिलता जुलता रहे प्रश्न 48, प्राचीन काल में ब्रह्मदेय भूमि किसे प्रदान की जाती थी? 1 किसानों को, 2 सैनिकों को, 3 ब्राह्मणों को या 4 राजा को? इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, ब्राह्मणों को। ब्रह्म शब्द से ब्राह्मणों को याद रखना बहुत आसान है। ये जमीन पूरी तरह से टैक्स फ्री होती थी ताकि विद्वान अपना काम बिना आर्थिक चिंता के कर सकें। और उनका प्रशासन भी बहुत लोकतांत्रिक था। प्रश्न 49 पूछता है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? 1 25 वर्ष, 2 30 वर्ष, 3 35 वर्ष या 4 45 वर्ष? सही उत्तर है तीसरा विकल्प, 35 वर्ष। ये प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन
या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां गांव के लोग खुद अपनी पंचायत चलाते थे। 1000 साल पहले इतनी उन्नत व्यवस्था। अब वापस हड़प्पा की एक तकनीक पर आते हैं। प्रश्न 50। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी होती थीं? 1 लोहा, 2 सेलखड़ी, 3 तांबा या 4 सोना? सही उत्तर है दूसरा विकल्प, सेलखड़ी, जिसे अंग्रेजी में स्टीटाइट भी कहते हैं। ये कोई खास तरह का पत्थर होता है? हाँ, ये बहुत ही नर्म पत्थर होता है, इसीलिए इस पर बारीक आकृतियां तराशना और लिपि लिखना बहुत आसान था। व्यापार में ये मोहरें बहुत काम आती थीं। अब दक्षिण के राजवंशों की राजधानियों पर आते हैं। प्रश्न 51। कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? 1 चोल, 2 पल्लव, 3 चालुक्य या 4 पांड्य? सही उत्तर है दूसरा विकल्प, पल्लव। दक्षिण भारतीय इतिहास में पल्लव अपनी शानदार वास्तुकला और कांचीपुरम जैसी भव्य राजधानी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कला और संस्कृति का केंद्र। अब बौद्ध धर्म के एक बहुत ही पवित्र क्षण की बात करते हैं। प्रश्न 52। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है? 1 बोधगया, 2 कुशीनगर, 3 सारनाथ या 4 श्रावस्ती? इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, सारनाथ। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ है धर्म का पहिया घुमाना। जी हाँ, एक नए युग और नई सोच की शुरुआत करना। क्या बात है। अब साहित्य की बात करते हैं। प्रश्न 53 है, संगम काल का संबंध भारत के किस क्षेत्र के इतिहास से है? 1 उत्तर भारत, 2 तमिलकम यानी दक्षिण भारत, 3 पूर्वी भारत या 4 पश्चिमी भारत? सही उत्तर है दूसरा विकल्प, तमिलकम या दक्षिण भारत। दरअसल ये कवियों और विद्वानों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था जिसे संगम कहा जाता था, जहां शानदार साहित्य रचा गया। अब मंदिरों की वास्तुकला पर एक और प्रश्न है। 54। पट्टदक्कल के प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? 1 पल्लव, 2 चालुक्य, 3 राष्ट्रकूट या 4 चोल? इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, चालुक्य। ये मंदिर कर्नाटक में स्थित है और ये चालुक्य वास्तुकला का बहुत ही शानदार और भव्य उदाहरण है। भूमिदान के विषय पर एक और अनोखा सवाल है। प्रश्न 55। चोल काल में पल्लित चंदम भूमि किसे दान दी जाती थी? 1 जैन संस्थानों को, 2 बौद्ध विहारों को, 3 विद्यालयों को या 4 ब्राह्मणों को? सही उत्तर है पहला विकल्प, जैन संस्थानों को। चोल राजा मुख्य रूप से शिव भक्त थे, लेकिन जैन संस्थानों को भूमि दान देना यह दर्शाता है कि उस समय भारत में कितनी गहरी धार्मिक विविधता और सहिष्णुता थी। एकदम सही। अब पांड्य राजवंश के एक शासक का जिक्र है। प्रश्न 56। अतिकेसरी मारवर्मन किस राजवंश का शासक था? 1 चेर, 2 चोल, 3 पांड्य या 4 पल्लव? सही उत्तर है तीसरा विकल्प, पांड्य। दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास में पांड्य वंश के विस्तार में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। अब पूरब की ओर चलते हैं। प्रश्न 57। पाल वंश का मूल स्थान भारत का कौन सा क्षेत्र माना जाता है? 1 गुजरात, 2 बंगाल, 3 महाराष्ट्र या 4 राजस्थान? सही उत्तर है दूसरा विकल्प, बंगाल। पाल वंश ने पूर्वी भारत, विशेषकर बंगाल और बिहार के क्षेत्रों पर एक लंबे समय तक शासन किया था। और शिक्षा में उनका योगदान भी कम नहीं था। प्रश्न 58। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? 1 गोपाल, 2 धर्मपाल, 3 देवपाल या 4 महिपाल? सही उत्तर है दूसरा विकल्प, धर्मपाल। नालंदा की ही तरह विक्रमशिला भी प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का एक बहुत बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र था। अब संगम साहित्य की भाषा के बारे में प्रश्न 59 देखते हैं। संगम साहित्य की मुख्य भाषा क्या थी? 1 संस्कृत, 2 पाली, 3 तमिल या 4 तेलुगु? जैसा हमने प्रश्न 53 में बात की थी, तमिलकम क्षेत्र का साहित्य स्वाभाविक रूप से प्राचीन तमिल भाषा में लिखा गया था, इसलिए सही उत्तर तीसरा विकल्प है, तमिल। और अब हम अपने सफर के आखिरी मुकाम पर आ गए हैं। प्रश्न 60। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? 1 सिंह, 2 सांड या बैल, 3 हाथी या 4 सर्प? इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, सांड या बैल। जैसे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह है, वैसे ही पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक वृषभ यानी सांड है।
तो इसी के साथ हमारा आज का ये लक्ष्य पूरा हुआ। हमने प्रागैतिहासिक गुफाओं और कच्चे मांस के आहार से लेकर सिंधु घाटी की मोहरों, अशोक के शांति संदेशों और दक्षिण भारत के महान साम्राज्यों तक के 30 प्रश्नों का विस्तार से अध्ययन किया। सच